इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। चलिए आज चीजों को देखने का नजरिया थोड़ा बदलते हैं। हम एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन यानी कृषि क्रांति को अक्सर सिर्फ खेती-बाड़ी से जोड़कर देखते हैं ना, पर आज हम समझेंगे कि ये सिर्फ खेती नहीं थी, बल्कि इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सोच में आए शानदार बदलावों का एक सिलसिला था, जिसने हमारी आज की आधुनिक दुनिया की मजबूत नींव रखी। अब एक बहुत ही बड़ा और रहस्यमयी सवाल, आखिर कैसे गेहूं के एक छोटे से दाने में हुए जरा से जेनेटिक म्यूटेशन ने दुनिया के सबसे पहले महानगरों को खड़ा कर दिया। सोचिए, बस एक छोटा सा बायोलॉजिकल बदलाव और उसने टेक्निकल इनोवेशन की एक ऐसी चेन शुरू कर दी जिसने ह्यूमन हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल डाला। ये कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि बदलाव का एक बहुत बड़ा, कहो तो एक जायंट डोमिनो इफेक्ट था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, जीवन की बायो इंजीनियरिंग, पालतू बनाने की प्रक्रिया को फिर से समझना। ओके, चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। लगभग 10,000 BCE में होलोसीन युग की शुरुआत में पौधों को पालतू बनाना कोई इत्तेफाक नहीं था। जंगली और पालतू गेहूं का अंतर ही देख लीजिए। शुरुआती किसानों ने जानबूझकर ऐसे पौधों को चुना जिनके बीज हवा में आसानी से बिखर कर गिरते नहीं थे। फसल काटना तो आसान हो गया, पर इसके बदले में पौधा अपने अगले जन्म के लिए यानी रिप्रोडक्शन के लिए पूरी तरह इंसानों पर निर्भर हो गया। ये नेचुरल एवोल्यूशन को अपनी जरूरत के हिसाब से मोड़ने का और प्रैक्टिकली ह्यूमन डायरेक्टेड जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे पहला और शानदार एग्जाम्पल है। और बात सिर्फ पौधों तक ही नहीं रुकी, जानवरों को भी शांत और कम आक्रामक बनाने के लिए सेलेक्ट किया गया। इस बायोलॉजिकल शिफ्ट को डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम कहते हैं। खैर, फिजिकली उनके कान लटकने लगे, तूथन छोटे हो गए। एक तरह से खूंखार जंगली जानवर अब इंसानी समाज के पहले आज्ञाकारी साथी और परमानेंट एम्प्लॉय बन गए थे। हाँ, इससे जूनोटिक बीमारियों का खतरा जरूर बढ़ा, पर इसने एक बहुत ही सॉलिड, भरोसेमंद कैलोरी सोर्स भी दे दिया। भाग 2, प्रवाह पर नियंत्रण, हाइड्रोलिक भौतिकी की ओर कदम। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि फसलों ने इंसानों को मेसोपोटामिया जैसे सूखे और बंजर इलाकों में बसने पर मजबूर कर दिया था। तो अब पानी के बहाव और ग्रेविटी के साइंस को समझना तो जरूरी था ही। प्राचीन इंजीनियर्स ने ग्रेविटी को मात देने के लिए गजब के तरीके खोजे। पानी को कंट्रोल करने के लिए परफेक्ट ढलान यानी ग्रेडियंट की कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, ताकि पानी नहरों की दीवारों को तोड़े नहीं और ना ही गाद बनकर जमा हो। इसके लिए शादुफ जैसी काउंटरवेटेड मशीन और आर्किमिडीज स्क्रू का आविष्कार हुआ। सच में ये फिजिक्स का एक मास्टर क्लास था। एनवायरमेंटल लिमिटेशन से निपटने के लिए ईरानी पठार में एक और चमत्कार सामने आया, कनात प्रणाली। ये जमीन के अंदर बनी ऐसी सुरंगें थीं जो पहाड़ी जलभृतों से पानी को खेतों तक इस तरह लाती थीं कि इवेपोरेशन कम से कम हो। इसको एंशिएंट वर्ल्ड की क्लाइमेट कंट्रोल इंजीनियरिंग कह सकते हैं। बिना पानी बर्बाद किए सीधे जड़ तक जीवन। इन विशाल सिंचाई प्रोजेक्ट्स के लिए एकदम परफेक्ट कोऑर्डिनेशन चाहिए था, और इसी वजह से मैथमेटिक्स, लैंड सर्वेइंग और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में तेजी से डेवलपमेंट हुआ। बाढ़ के मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए एस्ट्रोनॉमी का यूज होने लगा, क्योंकि जरा सोचिए, एक गलत कैलकुलेशन और पूरी फसल बर्बाद, पूरा शहर भूखा। और सबसे खास बात, पानी के इस इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मजबूत पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का बनना एकदम कंपल्सरी हो गया था। भाग 3, अधिशेष की शक्ति, अतिरिक्त उत्पादन का अर्थशास्त्र। इस इरिगेशन रेवोल्यूशन ने एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम को जन्म दिया जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। जब जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा तो ये एक तरह से स्टोर्ड लेबर बन गया। उरुक जैसे शुरुआती शहरों में बने बड़े बड़े सेंट्रल अनाज भंडार असल में हिस्ट्री के पहले बैंक थे। यही भंडार इकोनॉमी के शुरुआती इंस्टीट्यूशनल सेंटर्स बन गए, जो उन लोगों को सपोर्ट करते थे जो खेती नहीं करते थे। एक तरह से ये उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी का काम कर रहे थे। पुरानी और नई व्यवस्था के बीच का फर्क एकदम क्लियर था। पहले लोग तुरंत खपत पर निर्भर थे, जहां शिकार या खाना जल्दी खराब हो जाने का डर हमेशा बना रहता था। लेकिन इस नई सरप्लस इकॉनमी ने पूरा गेम बदल दिया। मिट्टी के सीलबंद बर्तनों और ऊंचे साइलो जैसी फिजिकल स्टोरेज टेक्नोलॉजी ने इस स्टोर्ड लेबर को कीड़ों और सड़ने से बचाया और लंबे समय तक सेफ रखा। सीधे शब्दों में कहें तो उसने वेल्थ एक्यूमुलेशन और आज के कैपिटलिज्म की मजबूत नींव रखी। अगर थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी पिक्चर को देखें तो समझ आएगा कि इस इकट्ठा की गई एनर्जी ने समाज को खेती के अलावा दूसरे कामों पर ध्यान देने की आज़ादी दे दी।
अब हर किसी को खेत में पसीना बहाने की जरूरत नहीं थी। लोग कुम्हार, मेटलॉजिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, पुजारी और मुंशी बन सकते थे। सोशल रोल्स का ये नया बंटवारा और कॉम्प्लेक्स आर्ट्स का डेवलपमेंट, ये सब इस सरप्लस पर ही पूरी तरह टिका था। भाग 4, पहली सूचना तकनीक, मानव अनुभूति को बाहरी रूप देना। अब सोचिए, जब जरूरत से ज्यादा अनाज हो गया और नए नए स्पेशलाइजेशन आने लगे, तो कर्ज, टैक्स और सामान का हिसाब रखने में इंसानी दिमाग की लिमिट क्रॉस होने लगी। दिमाग भर चुका था। अब जरूरत थी दिमाग के बाहर एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की। और ये कितने शानदार तरीके से दिखाता है कि दुनिया भर में अलग अलग सभ्यताओं ने इसको कैसे सॉल्व किया। 3200 BCE के आसपास मेसोपोटामिया में मिट्टी की तख्तियों पर क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, मिस्र में पपायरस पर हियरोग्लिफिक्स और चीन में ऑरेकल बोन्स। ये अलग अलग मीडियम्स सच में पहली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत थे। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान देने वाली है। लेखन ने सूचना प्रौद्योगिकी के एक प्रारंभिक रूप में कार्य किया, जिससे समाजों को अनुभूति को बाहरी रूप देने की अनुमति मिली। आसान भाषा में, समाजों ने अपनी मेमोरी को दिमाग के बाहर आउटसोर्स करना शुरू कर दिया था। इसने हवा में गायब हो जाने वाली बोली को ठोस, परमानेंटली टिकने वाले सिंबल्स में बदल दिया। लिखने की इस तकनीक ने सिविलाइजेशन को पूरी तरह स्टैंडर्डाइज कर दिया। इसने यूनिफाइड लीगल कोड्स, मैथमेटिकल टेबल्स और एस्ट्रोनॉमी के रिकॉर्ड्स को पॉसिबल बनाया। और इससे भी बड़ी बात, इसने न्यूमेरिकल एब्स्ट्रैक्शन शुरू किया, जहां किसी चीज की वैल्यू को उसके फिजिकल फॉर्म से अलग करके गिना जा सकता था। जैसे 2 गायों और 2 बोरियों में अब सिर्फ 2 का अपना एक अलग मतलब था। राइटिंग ने एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को सीधी आगे आने वाले मेटल एजर्स से जोड़ दिया और समाज को अपने ही ज्ञान से लगातार सीखने के काबिल बनाया। भाग 5, द अर्बन क्रूसिबल, परम मशीन। बायोलॉजी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और आईटी के ये सारे बदलाव आखिरकार गनी और कॉम्प्लेक्स शहरी प्रणालियों में बदल गए, जो अपने आप में एक अल्टीमेट मशीन थे। ये नंबर 0 उस पॉसिबिलिटी को दर्शाता है जहां उरुक, हड़प्पा और थीब्स जैसे गनी शहरों के बसने के बाद इंसानी सभ्यता का वापस उस बिखरे हुए घुमंतू जीवन की ओर लौटने का चांस एकदम 0 हो गया था। एक बार ऑर्गेनाइज्ड हायरार्की और शहर बन गए तो वापस मुड़ने का कोई रास्ता बचा ही नहीं। चलिए देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बढ़ा। ये एक कंटिन्यूअस फीडबैक लूप में तब्दील हो गया, एक लगातार चलने वाला चक्र। रिलायबल खाने से पॉपुलेशन बढ़ी और उस बड़ी आबादी ने कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूरोक्रेसी की भारी डिमांड की। इन नई ज़रूरतों ने नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर आबादी को और भी तेज़ी से बढ़ाया। इस चक्र ने शहरों को इनोवेशन का इंक्यूबेटर और फ्यूचर के एम्पायर्स का बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आज के स्पेस में जाने वाले आधुनिक महानगर उसी प्राचीन मिट्टी की झोपड़ियों और उस पहले बोए गए न बिखरने वाले गेहूं के बीज का ही सीधा सबसे एडवांस्ड वर्जन नहीं है? सोचने वाली बात है ना? प्राचीन खेती से लेकर आज की आधुनिक सिविलाइजेशन की इंजीनियरिंग तक का ये सफर बिल्कुल अनटूटा है। यह बिल्कुल तय है कि ह्यूमन इंजीनियरिंग का ये सिलसिला आगे चलकर हमें और भी हैरतअंगेज चमत्कार दिखाएगा।